नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, उर्दू अकादमी की उर्दू तदरीस से जुड़े इस प्रोग्राम के अगले यानी के 36वें हिस्से में आप सबका खैर मक़दम। दोस्तों, अब हम दो हरफों पर लफ्ज़ बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। अब इस हिस्से में हम आगे बढ़ते हैं और दो दो लफ्ज़ों के दो अल्फाज का एक जुमला या तीन अल्फाज का एक जुमला जो महज दो ही हरफों पर मुनहसर हो, ऐसे जुमलों की शुरुआत करते हैं। ऐसे जुमले की शुरुआत करते हैं जो महज दो हर्फ पर डिपेंड हो और जिसमें दो या तीन अल्फाज आते हों। मसलन आजकल आम का सीज़न चल रहा है, तो जैसे हम ये कहें कि आम खा ले, तो इसको हम उर्दू में किस तरह लिखेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका एनालिसिस हम अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में हम इसका विश्लेषण करें। देखिए, आम खा ले, इसके लिए सबसे पहले हमें आम लिखना होगा। तो बाकी खा ले भूल जाइए और आप अपनी पूरी तवज्जो, पूरी अटेंशन आम लिखने पर दीजिए। जब आम लिख जाएगा तब आप खा लिखेंगे, उसके बाद आप ले लिखेंगे। फ़िलहाल आपकी तवज्जो, आपकी पूरी अटेंशन होनी चाहिए आम लिखने पर। आम अभी हमने एक दो वीक पहले आपको लिखना सिखाया था और उसमें मद का इस्तेमाल भी बताया था। और अभी हमने इसके पहले जो एपिसोड किया था उसमें हमने आम और आम, मैंगो एंड जनरल, इसके फ़र्क को भी, आम अलिफ से होगा, अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम। और जब आम कहेंगे जनरल तो ऐन अलिफ ज़बर आ, मीम साकिन आम। लेकिन यहाँ पे हमने जो आपको जुमला बताया लिखने के लिए वो है आम खा ले, तो यहाँ पे आम लिखा जाएगा, वो आम अलिफ से होगा। देखिए, आपको ये जो हिंदी में जुमला लिखा है इसी को उर्दू में लिखना है, आम खा ले। तो जैसा कि हमने आपको बताया, टेक्निक बताई कि किस तरह शुरुआत करते हैं, तो आप खा ले भूल जाइए। अभी फ़िलहाल आप आम पर कंसंट्रेट कि आम कैसे लिखा जाए। देखिए, अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ, हो गया। अब देखिए, अब अगला आपने हरफ लिखा मीम, क्योंकि माँ की आवाज़ निकलना है, तो अलिफ मद ज़बर आ, मीम साकिन आम, हो गया। तो तीन अल्फाज में से एक लफ्ज़ लिख दिया आपने। अब उसके बाद आइए खा, तो अब सिर्फ आप अपना अटेंशन खा तक ही महदूद रखिए, सीमित रखिए और देखिए खा कैसे लिखा जाएगा। अब खा लिखने के लिए हमने आपको अब से शुरुआत
के कुछ दिन बाद आपको मुरक्कब हरूफ पढ़ाए थे। मुरक्कब हरूफ क्यों? क्योंकि खा कोई वाहिद हरफ उर्दू में नहीं होता। काफ और दुचश्मी हे मिला के खा बनता है, और इस काफ और दुचश्मी हे से मिले हुए हरफ को मुरक्कब हर्फ कहते हैं, जिसमें दो हर्फ मिल जाएं। तो देखिए, ये काफ का सिंबॉलिक हो गया, काफ का सिंबॉलिक। इसी में आपने दुचश्मी हे मिला दिया, तो अब ये पूरा काफ और दुचश्मी हे मिल के खा हो गया, खा। लेकिन अभी खा हुआ है, खा नहीं हुआ है। तो खा बनाने के लिए इसे अलिफ लगा दिया। काफ दुचश्मी हे अलिफ ज़बर खा। तो दो अल्फाज आपने लिख लिए, आम खा, आम खा। अब अगला हरफ लिखना है आपको ले। तो ले में अभी कल ही हमने आपको बताया कि जब ए की मात्रा या ए साक्षात लिखना होता है तो उसका ऑप्शन उर्दू में बड़ी ये हुआ करता है, बड़ी ये। तो अब क्या करेंगे आप कि ये लिखिए, ये लाम का सिंबॉलिक हो गया। लाम पूरा बनता है, लेकिन आपको बड़ी ये से मिलाना है ना, तो आपने लाम का सिंबॉलिक बनाया और इसी में आपने ये देखिए, लाम बड़ी ये जेर, लाम बड़ी ये जेर ले। तो आम खा ले। तो इस तरह से दो दो अक्षरों पर आधारित शब्द, तीन शब्द मिला दिए तो एक वाक्य बन गया, एक जुमला बन गया। तीन अल्फाज पर मुश्तमिल एक जुमला बन गया, आम खा ले। और ये लिखा कैसे जाएगा? ये इस तरह लिखा जाएगा। अब देखिए, इस पूरे जुमले के हम हिज्जे लगाते हैं, आप गौर से फॉलो करें। अलिफ मज़बर आ, मीम साकिन आम, काफ दुचश्मी हे अलिफ, ये तीनों एक में कहे गए। काफ दुचश्मी हे अलिफ, ज़बर खा, आम खा। और उसके बाद ये लाम का सिंबॉलिक, और इसी में जुड़ गई बड़ी ये, जो कि ए के मात्रा का प्रतीक हुआ करती है। तो लाम बड़ी ये जेर ले, आम खा ले। तो ये एक पूरा सीक्वेंस में एक जुमले ने आकार ले लिया, आम खा ले, आम खा ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर आज हम तीन शब्दों पर आधारित वाक्यों पर मबनी इमला बोल रहे हैं आपको। हम भी लिख रहे हैं, आप अभी तक ना खोली हो तो कॉपी खोल लीजिए, आप भी लिखिए, आप भी लिखिए, हम भी लिख रहे हैं। अब देखिए, ऐसा होता रात में अक्सर बच्चे सोते नहीं हैं और माँ बच्चों को सुलाती हैं, तो वो कहती हैं अब सो रहे, अब सो रहे। तो अगर ये जुमला आपको इमले में बोला जाए और आपसे कहा जाए कि लिखिए अब सो रहे, तो आप कैसे लिखेंगे? अब सो रहे। अब सो रहे। सबसे पहले आप अपना ध्यान केंद्रित करिए अब पर। बहुत सिंपल, अब पर। हमने आपको जब ये दो शब्दों पर, दो अक्षरों पर आधारित शब्द पढ़ाए थे, तो सबसे पहले अब ही लिखना बताया था। तो अलिफ और बे, अब ज़ाहिर तौर पे जो कान में आवाज़ सुन रही है,
सुनाई पड़ रही है, उसको सुनने के बाद में जो स्वरूप हमारे मस्तिष्क में, हमारी कल्पना में उभरता है, वो सीधा सीधा ये है कि ये अलिफ बे, अलिफ और बे से मिलके बनेगा। अब कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा जिस तरह से छोटा आ या छोटे आ की पाई या छोटे आ की आवाज़ जिससे परिलक्षित होती है, अगर वो मात्रा या वो ऐराब के माध्यम से के ज़रिए हम अलिफ और बे को मिला दें तो अब बन जाएगा। तो अलिफ और बे को मिलाने के लिए हमने आपसे उस समय भी बताया था कि केवल एक ज़बर का प्रयोग करिए, लगाइए नहीं, क्योंकि उर्दू में मात्राएं या ऐराब लगाई नहीं जाती, ये सिर्फ यहाँ से नियंत्रित होती। तो अब अलिफ बे ज़बर अब हमने आपको दिखाने के लिए मात्रा लगा दी, लेकिन मात्रा लगाई नहीं जाती। अलिफ और बे भी आप लिख देंगे तो इब कोई नहीं पढ़ेगा, उब कोई नहीं पढ़ेगा, सभी अब पढ़ेंगे, क्योंकि इब और उब कोई शब्द नहीं हुआ करते। तो अलिफ बे ज़बर अब दूसरा शब्द याद करिए कि इमले वाले ने क्या बोला था। हमने बोला था सो, अब सो रह, तो दूसरा जुमला हो गया सो। अब यहाँ क्या चीज़ आपको सीन और वाव, क्योंकि वाव जो है वो ओ की मात्रा का प्रतीक होता है, ऊ की मात्रा का भी प्रतीक होता है, बड़े ऊ की, और ओ की मात्रा का भी प्रतीक होता है, साथ ही साथ औ की मात्रा का भी प्रतीक होता है, लेकिन विभिन्न मात्राएं लगाई जाएंगी। तो सो में पेश लगाया जाएगा, सीन वाव पेश सो, सीन वाव पेश सू भी होता है और, लेकिन अब यहाँ पर आपको सो लिखना है तो वैसे ही लिखा जाएगा बिल्कुल जैसे सू लिखा जाता है। तो ये देखिए, सीन वाव पेश, सीन वाव पेश सो, अब सो, अब सो रह, रह, तो रह में क्या होगा, रे और छोटी है। अब देखिए, इसी तरह लिखने में आपको इस चीज़ को भी अपने जहन में उतारना होगा कि हे अगर है तो कहाँ पर बड़ी है की आवाज़ निकलना है और कहाँ पर छोटी है की आवाज़ निकलना है। तो रह बड़ी है कि नहीं निकलेगी, बड़ी है कि नहीं, हैवान, हैरान, वो सारे शब्द बड़ी हे से हैं, लेकिन रह इसमें दबता हुआ, दबा कुचला हे की आवाज़ दबी कुचली निकल रही, तो छोटी है। पहले ये देखिए, रे और ये छोटी है, रे है रे हे ज़बर, रे हे ज़बर, रह, ज़बर हमने आपको दिखाने के लिए लगाया, लेकिन उर्दू लिखते समय ज़बर लगाया नहीं जाता, लिहाजा ये अब सो रह, आम खा ले, अब सो रह, जैसे बच्चों को माएँ सुलाती नहीं कि अच्छा भाई अब तो आम भी खा लिया, खाना खा लिया, अब सो रहे। तो उसी तरह से अगर कोई जुमला आपको बतौर इमला बोला जाए और कहा जाए लिखो, और जब आप लिख दें तो फिर कहा जाए कि इसकी हिज्जे करो, तो आप पीछे न हटें। इसलिए बुनियादी तौर पे हम आपको लिखने के साथ साथ उसकी हिज्जे लगाना भी सिखा रहे हैं। तो इसको आप अपने जहन में उतारते जाइए, और आप जब तन्हाई में पढ़ें उर्दू तो अपने तौर पे जब भी लिखें तो उसमें साथ साथ हिज्जे भी लगाएं। इससे आपकी उर्दू की पुख्तगी और बढ़ेगी। आपने
सिर्फ 2 जुमले अभी सीखे, ये हम बतौर मिसाल, अब ऐसे तो दुनिया में करोड़ों जुमले होंगे, लेकिन हम हर तरह के जुमले में जिसमें एराब की, मात्राओं की विभिन्न उदाहरण निहित हों, ऐसे जुमले हम आपको सिखा रहे हैं और उसकी पेचीदगी, अंदर की सूक्ष्मता जो है उस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, ताकि आप की परिपक्वता में इजाफा होता चला जाए। अब अगला एक जुमला हम बता रहे हैं, तू कब आया। सर पढ़ा रहे थे क्लास में, एक लड़का चुपके से आके पीछे बैठ गया, तो जब सर का ध्यान पलटा, उन्होंने उसको देखा, तो उन्होंने उससे पूछा कि तू कब आया। तो तू कब आया ये एक जुमला है, ये एक जुमला है। उन्होंने तो पूछा, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए आप जब क्लास में जाएं तो आपका अध्यापक बोले कि इमला लिखो, और जब आप इमला लिखने लगें तो यही सेंटेंस बोल दे वो कि तू कब आया, तू कब आया। तो उसको कैसे लिखें? तू कब आया, तो अब तू में देखिए बड़े ऊ की मात्रा है। सबसे पहले आप तू पे आ जाइए और कुछ सब कब आया ये भूल जाइए। आप ये सोचिए कि तू कब लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। तो बड़े ऊ की मात्रा यहाँ लगेगी और जो हमको शब्द सुनाई पड़ रहा है उसमें 2 अक्षर स्पष्ट हैं, ते और वाव। वाव इसलिए क्योंकि वाव के सहारे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। किसी भी अक्षर को अगर गोलान में तू लिखना हो या बू लिखना हो या लू लिखना हो, ऐसे सभी शब्द लिखने के लिए हम बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी कि उर्दू में वाव लगाएंगे। तो तू लगाने में क्या होगा, ते वाव पेश तू, लाइक दिस। देखिए ते के 2 नुक्ते, साथ में वाव को हमने बताया था अभी कल जब हमने खत्म किया है लेसन, तो आपको बताया था कि वाव के साथ जब भी किसी हरफ का सिंबॉलिक जोड़ेंगे तो वो आम तौर पर परपेंडिकुलरली होगा, एक परपेंडिकुलर और उसके बाद तदानुसार नुक्ते। तो चूंकि ते है तो ऊपर 2 नुक्ते ये लग गए, और उसके बाद में ते के खांचे में जो कि परपेंडिकुलर है उसी में हमने बड़े सलीके से वाव को उलझाया और उसके बाद नीचे तक पूरा वाव बना दिया। तो ये देखिए ते वाव पेश तू, ते वाव पेश तू। अब आइए अगले शब्द पर अपनी अटेंशन दें, कब। कब व्हेन। तो कब में जो 2 आवाज़ें साफ सुनाई पड़ रही हैं हमें, वो है काफ और बे, काफ और बे। तो पहले हमने ये देखिए काफ का सिंबॉलिक बना लिया, ये देखिए अब हमने ये मार्कस लगा दिया। ये इतना पोर्शन जो है ये काफ का सिंबॉलिक कहलाता है। अब ये देखिए ये हमने बे को पूरा कर दिया, काफ बे जबर कब, काफ बे जबर कब। जबर हमने आपको समझाने के लिए लगाया था। आप जब लिखेंगे तो आप डीम टू भी लगाएंगे, यानी कि सिर्फ मस्तिष्क में लगाएंगे, आपका कलम कागज पर नहीं चलेगा। काफ बे जबर कब। लेकिन अगर वो एग्जामिनर आपसे फ़ौरन कहता है कि इसकी हिज्जे लगाओ, तो
तो आप हिज्जे में ज़बर का एतराफ़ करेंगे, यानी ज़बर मुंह से बोलेंगे कि काफ बे ज़बर कब, ते वाव पेश तू, काफ बे ज़बर कब। अब देखिए आया, आया, अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ मद ज़बर आ, ये अलिफ ज़बर या। अब देखिए मद जिसमें लगेगा अपेक्षाकृत वो ज़्यादा खींचेगा। वो दोनों अक्षर, जैसे ये आपने अलिफ मद ज़बर आ, लेकिन ये जो दोनों अक्षर हैं ये अलिफ ज़बर या, ये मद के अपेक्षाकृत कम खींचेंगे। जिसमें सिर्फ अलिफ लगा है वो कम खींचा जाएगा, और जहाँ पर अलिफ के ऊपर मद लगा है वो ज़्यादा खींचा जाएगा। इसी तनासुब, इसी रेशियो में आपको अपने फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा आपका उच्चारण क्लिष्ट हो जाएगा, मुहमिल तलफ़ुज़ मुहमल हो जाएगा, उच्चारण क्लिष्ट हो जाएगा, और जितनी भी भीड़ होगी वो ये निर्णय ले लेगी कि आप सही उर्दू नहीं बोल पाते हैं। तो इस अंतर को हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लीजिए कि ज़्यादा खींचने वाले, और वो सिर्फ अलिफ ही है, मद हमेशा अलिफ के ऊपर लगाया जाता है, बाकी जितने भी अक्षर हैं उनके साथ अलिफ जोड़ा जाता है। इसी से कहा जाता है कि अलिफ वाली आवाज़ें ज़्यादा खिंचती। आग, आन, आम, आप, ये, या, आया। गया में इतनी खिंचाओ, गया में गाफ और ये अलिफ गया, लेकिन आग में अलिफ मद ज़बर आ। अब यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा खिंचेगा, क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ दिख रहा है आपको। अपेक्षाकृत ये में सिर्फ अलिफ जुड़ा है, ये के साथ सिर्फ अलिफ जुड़ा है, लिहाजा हम इसका खिंचाव, इसके खिंचाव को बड़े आ की मात्रा तक ही महदूद रखेंगे। कैसे? ये अलिफ ज़बर या। तो तीनों शब्दों को अब जोड़ लिया तो एक जुमला वजूद में आ गया, अस्तित्व में आ गया। तू कब आया, तू कब आया। अगला एक जुमला और लेते हैं, और अब लिखिए 10 तक गिन। गिनती हम गिनती भी पढ़ा चुके हैं, आपको याद हो या ना हो, और नहीं तो वो वाला एपिसोड, उतने एपिसोड पीछे जाइएगा और वो वाला एपिसोड खोलिएगा और गिनती को रिपीट कीजिएगा, दोहराइएगा। अब देखिए हमने आपसे बोला कि 10 तक गिन लो, 10 तक गिन लो। 3 ही शब्दों पर आधारित ये जुमला है, जिसमें सबसे पहले है 10। तो आप सबसे पहले 10 लिखने की तरफ अपनी तवज्जो दें। कैसे? अब सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि 10 में कौन कौन सी आवाज़ें हमारे कान में आ रही हैं और कान में आने के बाद में कल्पना ले रही हैं। तो दाल और सीन, ये 2 अक्षर हमारी कल्पना में आ रहे हैं कि इनसे मिलके 10 बनेगा। तो शुरू करिए। ये देखिए, ये दाल बन गया, दा की आवाज आ गई। अब देखिए, सबसे पहली जो बात आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि किसी अक्षर की जो बुनियादी नाप है, मेजरमेंट, वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना हमने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था। बिल्कुल। तो दाल 2 लाइनों में और सीन 3 लाइनों में। अब क्या है, 10 लिखना है। छोटे आ तक सीमित ज़बर की आवाज़ होती है।
लगा दिया आपने। दाल सीन जबरदस्त, अगर किसी ने कही कि आगे लिखने से पहले ज़रा इसकी हिज्जे बताओ, तो आपने बोला दाल सीन जबरदस्त। अब इस हिज्जे को ज़बर को मिटा दिया आपने, 10। अब अगला शब्द है तक। अब देखिए यहां पे बस काफ के साथ जब मिलेगा तो इसी खांचे तक सिंबॉलिक सीमित रहेगा और उसके ऊपर 2 नुक्ते आपने रख दिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये ते का सिंबॉलिक है। काफ से मिलने वाला हर सिंबॉलिक महज इतनी ही आकृति तक सीमित रहेगा। तो ये हो गया ते का खांचा। क्यों? 2 नुक्ते ऊपर लगे। अगर ये 2 नुक्ते ये हटा दीजिए और नीचे एक नुक्ता लगा दीजिए तो ये हो गया बे का खांचा। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं तक, उसकी हिज्जे होगी ते काफ जबर तक। तो ये आपने ते लिख दिया और अब काफ, तो इसी में आप काफ जोड़ दीजिए। ये दाल सीन जबरदस्त और ते काफ जबर तक। जबर हमने आपको समझाने के लिए लगाया और उसके बाद मिटा दिया। यानी अगर 10 तक लिखने के बाद ही कोई आपसे कहता है कि भैया जरा तक की हिज्जे बताओ, तो आप कहेंगे ते काफ जबर तक। और लास्ट शब्द हमने बोला लफ्ज गिन। तो गिन में पहले तो आपने सुना ध्यान से और फिर आपकी कल्पना में अक्षर आ गए, हरफ आ गए कि गाफ और नून से मिल के बनना चाहिए गिन। और जब ये कल्पना आ गई तो आप बीच में ऐराब भी निर्णयित करने, फैसला लेने की ऐराब। हमने आपको बताया था छोटी ई का परिचायक होता ही है जेर। जेर तो ये देखिए, ये गाफ का सिंबॉलिक हो गया और इसी में हमने नून को जोड़ दिया। गाफ वैसे तो 3 लकीरों तक जाता, लेकिन यहाँ पर गाफ में नून भी शामिल करना है। गिन का मतलब ये नहीं है कि 3 लाइन का गाफ और 2 लाइन का नून। 6 लाइन में 6 लाइन की तो कापी नहीं, तो आपको गिन भी 3 ही लाइनों के अंदर समेट देना है। तो कैसे? 2 लाइन में आपने गाफ का सिंबॉलिक समेट दिया और उसके बाद ये देखिए गाफ नून जेर गिन, 10 तक गिन। यानी वो जो आपकी लेंथ के लिए जो आपको लिमिट, जो आपको हद दे रखी गई है, उस हद में भी है। और जो वांछित अक्षर चाहिए, जो हरफ चाहिए, वो हरफ भी हैं और उनकी मात्रा भी आपने डीम टू बी सही लगाई है। क्योंकि कागज़ पे तो आपको लगानी ही नहीं है, लेकिन डीम टू बी सही लगा ली है कि अगर अभी ये इमला बोलने वाला हमारी कुर्सी के सामने आता है और कहता ज़रा इसके हिज्जे लगा के बताइए, तो हम इसको हिज्जे बता सकें। तो गाफ नून जेर गिन, दाल सीन ज़बर 10, ते काफ ज़बर तक, गाफ नून जेर गिन, 10 तक गिन। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर किस अक्षर से किस अक्षर के मिलान पर कौन सा शोशा हमें लगाना होगा। ये 2 तरीके से मुमकिन होगा। एक तो इमले की प्रैक्टिस करना और दूसरा वही पुरानी टिप जो हम आपको बराबर बताते चले जा रहे हैं कि अखबार पढ़िए, रोज़ सुबह 20 मिनट अखबार पढ़िए।
उस अखबार की रीडिंग से आप की नज़र में एक दिन के अखबार के अंदर कम से कम उतने उदाहरण आप देखेंगे जितने कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बाकी तो आप भूल ही जाएंगे। लेकिन अगर उर्दू सीखना है तो अखबार पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि उससे विभिन्न उदाहरणों को आप जब अपनी आँख के सामने से गुज़रता हुआ देखेंगे तो वो कुछ न कुछ मिलान को लेकर, कुछ न कुछ उन शब्दों में निहित अक्षरों की कल्पना को लेकर ज़रूर आपको शिक्षा मिलती जाएगी, जो आपकी प्रगति में सहायक होगी। अब एक और जुमला हम लेते हैं। शक मत कर, शक मत कर। तो शक मत कर कैसे लिखेंगे आप? तीन शब्दों पर आधारित ये वाक्य है और हर शब्द में दो दो अक्षर हैं और उन दोनों अक्षरों को एक एक एराब के जरिए मिलाया गया है। तो शक पहले सुनिए और उसके बाद अपनी कल्पना में वो दो अक्षर लाइए कि जिनसे मिलके शक बन सकना संभव है। तो पहला अक्षर तो आपके जहन में छूटते ही आ जाएगा, जो सबसे पहले है शीन। शीन और उसके बाद काफ। शीन को काफ में मिला देंगे तो शक बन जाएगा। अब जाहिर है छोटे आ तक सीमित आवाज़ कंठ से निकल रही है तो आप ज़बर लगा दीजिए। तो देखिए ये शीन हो गया। शीन पूरा नहीं बनाना, इसमें काफ मिलाना है, इसलिए शीन को पूरा नहीं बनाना। तो ये शीन बन गया। शीन काफ, ये देखिए ज़बर, ज़बर लगाया और फिर मिटा दिया, क्योंकि आपको सिखाने, आपको समझाने के लिए ही लगाया था। तो शीन काफ ज़बर शक, शीन काफ ज़बर शक। अब कौन सा शब्द है? मत। हो गया। पूरा मीम नहीं बनेगा, मीम को ते में मिलाना है ना। तो मीम की घुंडी बनाई और ज़रा सा उसका हाथ बढ़ा दिया। अब जो ये ज़रा सा बढ़ा हुआ हाथ है, इसी में आपने ते को थमा दिया। कैसे? अब देखिए यहाँ पे वो बात हमारी पुरानी आप याद करिए, जब हम कहा करते थे कि आप इन अक्षरों को नुक्तों सहित याद करिए। ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते। इस तरह से अगर आपने उस समय प्रयास किया होगा तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। तो मीम में जब ते मिलाना होगा तो मीम का सिंबॉलिक याद किया, उसको बनाया और उसके बाद उसी में ते जोड़ दिया, उसी में ते को जोड़ दिया। ये देखिए, और ये ज़बर हमने क्यों लगाया? आपको समझाने के लिए लगाया। मीम ते ज़बर मत, शक मत। और उसके बाद ये मित भी है, ये मुत भी है, लेकिन कोई बेवकूफ़ मुत ना पढ़ेगा और ना मित पढ़ेगा, मत पढ़ेगा। तो ये हो गया शक, ये हो गया मत। शक मत कर, कर। अब
आवाज़ जैसे ही आपके कान में अंदर जाए वैसे ही तुरंत आपको निर्णय ले लेना चाहिए कि कौन से दो अक्षर यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो कर में काफ और रे, तो काफ और रे का मिलान अब आप सोचिए कि कैसे करेंगे। पहले तो आप सिंबॉलिक काफ बनाइए, ये हो गया सिंबॉलिक। अब रे बना दीजिए, हमने आपको बताया था कि रे जब सिंबॉलिक बनेगा तो वो लहरा जाएगा, तो काफ में लहराता हुआ रे आपने जोड़ दिया और उसके बाद जबर लगा दिया, लगा भी दिया, समझा भी दिया और फौरन मिटा दिया। काफ रे जबर कर, शक मत कर। अब यहां देखिए एक चीज कॉमन है कि तीनों शब्दों में जबर ही लगा है। क्यों? क्योंकि आवाज ही छोटा आ तक सीमित आ रही है। तो शक मत कर, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आप आगे और भी जुमलों की अपनी कल्पना में जुमले बनाइए और कल्पना में जुमले बना करके लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।